साल 1980 में किताब पब्लिश हुई थी। नाम था द ट्रैक्स। इसे लिखा था रॉबिन डेविडसन नामी एक ऑस्ट्रेलियन महिला ने। किताब की कहानी असल में उसकी जिंदगी की कहानी थी। साल 1977 में रॉबिन ने पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े रेगिस्तान को पार करने का फैसला किया, जो एलिस स्प्रिंग से शुरू होकर हिंद महासागर के तट पर खत्म होता है। इस लंबे सफर पर उसके साथ 5 जानवर थे, 4 ऊंट और एक उसका पालतू कुत्ता। 9 महीने वो बंजर रेगिस्तानों में भटकती रही। इस फिल्म की कहानी असल में उसी किताब पर बेस्ड है। ये 2013 में रिलीज हुई थी और इसका नाम भी द ट्रैक्स है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फिल्म की शुरुआत साल 1975 ऑस्ट्रेलिया के एक टाउन एलिस स्प्रिंग से होती है। रॉबिन डेविडसन अपना घर बार छोड़कर यहाँ आई क्योंकि उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला किया था, यानी ऑस्ट्रेलियन रेगिस्तान को पार करने का। मगर रॉबिन के पास ना तो रहने की जगह थी, ना ही पैसे जिससे वो अपनी यात्रा कर सके। तो टाउन में आते ही सबसे पहले वो अपने लिए काम ढूंढने में लग गई। रॉबिन ने कुछ खास लोगों को लेटर्स भी भेजे थे जिसमें उसने अपनी इस यात्रा का जिक्र किया था, मगर अभी तक किसी की तरफ से कोई मदद नहीं मिली थी। कुछ दिनों के लिए उसे टाउन में काम मिल जाता है और रहने की जगह भी, मगर अपने सफर के लिए उसे 3 ऊंट चाहिए थे। इसके अलावा जरूरी सामान और राशन। ऊंट इसलिए ताकि वो उसका भार उठा सके। रॉबिन जिस किसी को भी अपनी इस यात्रा के बारे में बता दी, यकीनन वो उसे पागल ही समझते थे। इसी टाउन में एक कैमल फार्म था कर्ट नामी बंदे का। रॉबिन उसके पास जाती है और अपनी इस यात्रा के बारे में बताती है, मगर कर्ट इसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहा था। असल में रॉबिन उससे ऊंट मांग रही थी। कर्ट उसे कहता है कि तुम्हारा ये प्लान एकदम बेकार है, जिस पर रॉबिन कहती है कि 1935 में मेरे पिता ने अफ्रीका के कलाहारी रेगिस्तान को पार किया था, वो तो बेकार नहीं था। कर्ट नहीं मान रहा था तो रॉबिन समझाती है कि मैं एक मेहनती लड़की हूँ। कर्ट को एक ख्याल आता है। वो कहता है कि तुम 8 महीने मेरे लिए काम करो, वो भी बिना पैसों के। मैं तुम्हें ऊंट को काबू कैसे करना है ये सिखा दूंगा और 8 महीने बाद मैं तुम्हें 2 ऊंट दे दूंगा। रॉबिन पूछती है कि क्या हम कोई एग्रीमेंट साइन करें, तो कर्ट जवाब देता है कि नहीं, मैं वादे का पक्का हूँ। कर्ट की पत्नी उसे अपने घर में रहने का कहती है, मगर रॉबिन बाहर वीराने में ही अपना टेंट लगाती है। इन 8 महीनों में रॉबिन ऊंटों के बारे में बहुत कुछ सीख जाती है। कर्ट कोई अच्छा इंसान नहीं था, वो रॉबिन से बहुत काम लेता था। कर्ट ने ही रॉबिन को ये सलाह दी थी कि वो बिना जूतों के चलना शुरू कर दे ताकि उसके पैर पथरीली जमीन को झेल सके। रॉबिन को नर ऊंटों के बारे में काफी कुछ पता चल जाता है कि मीटिंग सीजन में वो काफी खतरनाक बन जाते हैं और उन्हें काबू करना भी बहुत मुश्किल है। मगर इन 8 महीनों में रॉबिन उन्हें काबू करना भी सीख चुकी थी। समय पूरा होने के बाद रॉबिन कर्ट से 2 ऊंट मांगती है जैसे उसने वादा किया था, मगर कर्ट अपने वादे से मुकर जाता है और रॉबिन को अपने घर से निकाल देता है। रॉबिन दुखी और निराश होकर वहां से चली गई। अभी भी रॉबिन के पास रहने की जगह नहीं थी। उसे एक टूटा घर मिल चुका था, तो उसे ही वो अपना घर बना लेती है। यहाँ एक और आदमी के पास भी ऊंट थे, जिसका परिवार कई सदियों से ऊंट पालने का काम करता था। उस आदमी का नाम सैली था। रॉबिन उससे मिलने जाती है, अपनी यात्रा के बारे में बताती है और कर्ट ने जो उसके साथ किया वो भी। सैली एक अच्छा इंसान था। रॉबिन को सलाह देता है कि शायद तुम्हें अपना फैसला बदल देना चाहिए। जिस यात्रा की तुम बात कर रही हो मुमकिन है कि तुम मारी जाओ। मगर रॉबिन अपनी बात से पीछे हटने वालों में से नहीं थी। सैली उसे 1 महीने काम के बदले 1 ऊंट देने के लिए मान गया। रॉबिन को 3 ऊंट चाहिए थे। खैर अब 1 महीने के लिए उसे सैली के लिए काम करना पड़ता, जो वो खुशी से करने वाली थी। इस बीच रॉबिन सैली से ऊंटों के बारे में काफी कुछ जान गई थी। इन्हीं दिनों रॉबिन से उसके कुछ दोस्त मिलने आए थे। रॉबिन को इस हाल में देखकर उनके दोस्तों को तरस तो आता है। वो रॉबिन को सलाह देते हैं कि वो अपनी सफर को कम भी कर सकती है, मगर रॉबिन को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो एक अलग इंसान थी जो दुनिया की भीड़ भाड़ और लालच से दूर रहना चाहती थी। ना तो रॉबिन को वो लोग पसंद आते हैं, ना ही उनकी बातें। उनमें से एक फोटोग्राफर जिसका नाम रिक था, और रिक ने ही रॉबिन को ये मशवरा दिया था कि नेशनल जियोग्राफिक वाले उसकी यात्रा को स्पॉन्सर कर सकते हैं। वैसे भी रॉबिन को पैसों की जरूरत थी, तो अगले दिन ये लोग चले जाते हैं। 1 महीना काम करने के बाद
जैसा कि सैली ने वादा किया था, वो रॉबिन को एक ऊँटनी दे देता है। कुछ दिन बाद पता चला कि वो ऊँटनी प्रेग्नेंट है। खैर रॉबिन फैसला करती है कि वो थोड़ा इंतजार करेगी। एक दिन वो कर्ट के फार्म पर गई ताकि वो उससे अपने 2 ऊँट ले सके, मगर वहां पहुंचने पर उसे पता चला कि कर्ट ने अपना फार्म किसी और को भेज दिया। रॉबिन ऊँटों वाले सौदे के बारे में उस आदमी जिसका नाम डेविड था उससे बात करती है, मगर वो आदमी मानने को तैयार ही नहीं था। कहता है कि कर्ट ने मुझे किसी सौदे के बारे में नहीं बताया। ये आदमी नौसिखिया था। जब रॉबिन देखती है कि ये ऊँटों को काबू नहीं कर पा रहा तो वो उसकी मदद करती है, और रॉबिन की किस्मत अच्छी थी कि उस आदमी को उस पर दया आ गई और वो उसे 2 ऊँट दे देता है। ऊँट मिलने पर रॉबिन बहुत खुश थी। वो नेशनल जियोग्राफिक वालों को एक लेटर लिखती है जिसमें वो अपनी यात्रा के बारे में बताती है, और रॉबिन को स्पॉन्सरशिप की उम्मीद थी। सफर पर निकलने से कुछ दिन पहले सैली ने रॉबिन को एक सलाह दी थी कि अगर उसे कोई नर ऊँट अपनी तरफ भागता हुआ दिखाई दे तो वो एक पल के लिए भी ना सोचे, बस उस ऊँट को शूट कर दे। सैली अपनी तरफ से रॉबिन को एक बंदूक देता है। रॉबिन ने अपने पिता और बहन को भी लेटर लिखा था क्योंकि कुछ दिनों में ही वो अपनी यात्रा पर निकलने वाली थी। रॉबिन की बहन ने एक शादीशुदा जिंदगी चुनी थी। दिल ही दिल में वो रॉबिन के लिए भी यही चाहती थी कि वो सामान्य जीवन गुजार सके, मगर रॉबिन अलग थी। हाँ, पिता रॉबिन के हक में थे क्योंकि वो खुद भी एक ट्रेवलर रह चुके थे। कुछ दिन बाद नेशनल जियोग्राफिक वालों की तरफ से एक खबर मिलती है जिसमें वो स्पॉन्सरशिप के लिए तैयार थे, मगर उनकी कुछ शर्तें थी, जैसे उनका एक फोटोग्राफर सफर के दौरान उसकी तस्वीरें लेगा। वो और कोई नहीं, रिक ही था। रिक रॉबिन के लिए सफर का कुछ जरूरी सामान ले आया था। फिर वो दिन भी आ गया जब रॉबिन को अपनी यात्रा पर निकलना था। वो अपने परिवार और सैली से अलविदा लेती है। वो प्रेग्नेंट ऊँटनी अब मां बन चुकी थी, तो रॉबिन ने 3 ऊँटों पर अपना सामान लाद दिया था और ऊँट का बच्चा अपने माँ के साथ ही चलता था। हाँ, रॉबिन का कुत्ता डिगिटी भी इस यात्रा पर उसके साथ था। रास्ते में छोटे गांव आते थे या कोई टाउन, तो रिक वहीं पर रॉबिन का इंतजार करता और हर स्टॉप पर वो उसकी तस्वीरें लेता। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी ये कहानी न्यूज़पेपर्स में आने लगी। 29 दिन तक वो लगातार अपनी मंजिल की ओर सफर कर रही थी। उसके रास्ते में माउंट ओल्गा नामी एक पार्क भी आया, मगर पार्क रेंजर उसे अंदर जाने नहीं देते। इसका मतलब कि रॉबिन को घूम कर जाना होगा, जो कि सफर को और भी लंबा कर देगा। वो वहीं पर पड़ाव डालती है। रिक उससे मिलने आया। रात वो उसी के साथ बिताती है। माउंट ओल्गा के करीब वो उसकी कुछ तस्वीरें लेता है और अगले दिन रॉबिन अपना सफर दोबारा से शुरू करती है। रिक कभी कभार उससे मिलता रहता था। रॉबिन को तस्वीरें लेना पसंद नहीं थी और रिक हर समय उसकी तस्वीरें लिया करता था। एक दिन जब ये तूफान में फंसे थे तो रिक उसकी मदद के बजाय उसकी तस्वीरें लेने लगा। ये बात रॉबिन को बहुत बुरी लगती है। वो रिक पर गुस्सा करती है, मगर काफी दिनों से वो अकेली थी, इसलिए वो रिक के करीब आती है और दोनों इंटीमेट होते हैं। रॉबिन को रिक से कोई प्यार नहीं था। खैर दिन गुजरते गए और रॉबिन अपना सफर आगे बढ़ा रही थी। कुछ दिन उसके लिए बहुत मुश्किल होते तो कुछ में उसे थोड़ी बहुत राहत मिल जाती। ऐसे करते करते 2 महीने गुजर जाते हैं। रॉबिन के ऊँट अभी तक सही सलामत थे, मगर रॉबिन बहुत थक गई थी, कमजोर हो चुकी थी। एक दिन जब वो सोकर उठी तो उसके ऊँट गायब थे। वो काफी घबरा जाती है और उस रेगिस्तान में अपने ऊँटों को ढूंढने लगी। काफी तलाश के बाद उसे ऊँट तो मिल जाते हैं। वो अपना गुस्सा एक ऊँट पर निकालती है और कुछ दिन बाद वो एक गांव में पहुंच गई, जो कि वहां के नेटिव लोगों का था। रिक और उसका एक साथी रॉबिन का इंतजार कर रहे थे। 1-2 दिन रॉबिन को यहीं पर आराम करना था। अब उसके सामने एक समस्या थी। जब उसे पता चला कि उसके रास्ते में एक ऐसा इलाका आएगा जहां के लोग उस जमीन को पवित्र मानते हैं और किसी बाहरी औरत का वहां जाना मना है। इसका मतलब कि रॉबिन को घूमकर जाना होगा, जिससे उसका ये सफर उसकी सोच से कई ज्यादा लंबा हो जाएगा। हाँ, अगर यहाँ का कोई आदिवासी उसके साथ जाए तो वो सुरक्षित उस इलाके को पार कर सकती है और इस गांव के लोग किसी आदिवासी को उसके साथ भेज भी देते। मगर रिक लालच में आकर उनके एक रस्म की तस्वीरें लेता है, वो भी छुप के, जो कि नेटिव लोगों को बहुत बुरा लगता है। इसलिए वो रॉबिन की कोई मदद नहीं करते। मजबूरन रॉबिन उस लंबे रास्ते को चुनती है। यह रास्ता इतना खतरनाक था कि यहाँ उसका मरना तय था। खैर वो फिर भी हिम्मत नहीं हारती, वो आगे बढ़ती रहती है। एक दिन जब वो आराम करने के लिए बैठी थी तो उसे 3 नर ऊँट अपनी तरफ आते दिखाई दिए। रॉबिन को सैली की वो बात याद आई, इसलिए वो बंदूक लेती है
और उनमें से 2 ऊंटों को तुरंत ही मार गिराती है। हालांकि ये करते समय उसे दुख तो बहुत हुआ। जो रास्ता उसने चुना था वो किसी भूल भुलैया की तरह था, वो कहीं भी खो सकती थी और इस इलाके में पानी भी नहीं मिलता। तो एक दिन जब वो बहुत थक चुकी थी और आगे बढ़ रही थी, वो पहुंच जाती है एक नदी के किनारे, जहां वो रुकी, नहाई, ऊंटों को पेट भर पानी पिलाया। तभी उसकी मुलाकात कुछ लोगों से हुई, जिसमें से 3 आदिवासी थे और एक ऑस्ट्रेलियन। उसका नाम जोसेफ था। रॉबिन जब उन्हें अपनी यात्रा के बारे में बताती है तो उन्हें भी काफी हैरानी हुई। जोसेफ कहता है कि तुमने जो रास्ता चुना है वहाँ गहरी खाइयां है, तुम आसानी से भटक जाओगी। रॉबिन समझाती है कि मैं सीधे रास्ते से नहीं जा सकती क्योंकि यहाँ के नेटिव उस जमीन को पवित्र मानते हैं। जोसेफ रॉबिन की मदद करता है। वो अपना एक साथी जिसका नाम मिस्टर एडी था, वो एक आदिवासी था और उसे थोड़ी बहुत इंग्लिश भी आती थी। वो इस यात्रा में रॉबिन का साथ देता है। वो अपनी भाषा में उससे बातें किया करता था। उसे रास्ता मालूम था, इसलिए मिस्टर एडी की वजह से रॉबिन को खो जाने का खतरा नहीं था। कुछ दिन एडी उसके साथ रहता है। रास्ते में रॉबिन की मुलाकात ग्लेंडल नामी व्यक्ति से हुई, जो कि खुद एक मशहूर ट्रेवलर था। रॉबिन एक दिन उसके साथ रहती है, अपने सफर के बारे में बताती है और उससे एक मदद मांगती है कि वो उसका एक लेटर नेशनल जियोग्राफिक वालों को भेज दे, क्योंकि रॉबिन को कुछ सामान चाहिए था। वैसे तो मिस्टर एडी का सफर यहीं तक था, मगर रॉबिन उससे और मदद मांगती है। एडी अपने जूतों की तरफ इशारा करता है कि इस लंबे सफर के लिए मेरे जूते सही नहीं हैं, तो रॉबिन ग्लेंडल से जूते लेती है। दिन गुजरते गए, ये लोग अपना सफर जारी रखते हैं। एक दिन कुछ टूरिस्ट इनके रास्ते से गुजर रहे थे। रॉबिन को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि कोई उसकी तस्वीरें ले, इसलिए वो उनके लिए रुकती नहीं और आगे बढ़ जाती है। रॉबिन अब केमल लेडी के नाम से मशहूर हुई थी, तो हर कोई उसे केमल लेडी ही कहता था। एक दिन जब मिस्टर एडी कैंगरू का शिकार करके ले आता है और रॉबिन उसे कैंगरू को काटने वाली थी, तो मिस्टर एडी उसे रोकता है, कहता है कि तुम्हें यहाँ के नियम नहीं तोड़ने चाहिए, मतलब कि औरत किसी जानवर को नहीं काट सकती। खैर वो रुक जाती है। 20 दिन बाद रॉबिन और एडी एक और गांव में पहुंच गए, जहां पर रिक इनका इंतजार कर रहा था, मगर एडी से आगे नहीं जा सकता था और अब रॉबिन के रास्ते में एक ऐसा रेगिस्तान आने वाला था जहां पानी नहीं होता। रॉबिन रुकने वालों में से नहीं थी, इसलिए रिक कहता है कि मैं कोशिश करूंगा जगह जगह तुम्हारे लिए पानी का इंतजाम करूं, जो कि इतना आसान नहीं था। कुछ दिन बाद रॉबिन उस रेगिस्तान में कदम रखती है। वो उसके लिए सबसे कठिन समय था, क्योंकि वहां उसका दिमाग साथ छोड़ रहा था। उसे अजीब चीजें दिखाई देती थी, काफी कमजोर हो चुकी थी वो, और कभी कभी तो वो बिना कपड़ों के ही घूमती। इसलिए एक दिन वो अपना कंपास भी कहीं खो देती है। काफी ढूंढने के बाद उसे कंपास तो मिल गया, मगर अब वो अपनी यादों में ही खो चुकी थी। फिर भी वो रुकती नहीं और एक दिन वो एक घर के सामने पहुंच गई। वो काफी देर तक खड़ी रही। लगा उसे शायद ये भी उसका भ्रम है, मगर ऐसा नहीं था। एक बुजुर्ग औरत आकर उसे घर में ले आती है। वो लोग उसे खाना देते हैं, नहलाते हैं। ये जानकर उन्हें भी काफी हैरानी हुई कि रॉबिन इतने लंबे सफर पर निकली है। कुछ दिन रॉबिन वहीं पर रहती है और फिर से अपने सफर पर निकल जाती है। एक दिन उसका कुत्ता प्यास की वजह से जहर पी लेता है। अपने डॉग को खोने पर रॉबिन को बहुत ज्यादा दुख होता है। वो टूट जाती है क्योंकि बचपन में भी उसने अपने कुत्ते को खो दिया था। अब रॉबिन अपने मंजिल के करीब थी। वो एक जगह रुकती है। बहुत से जर्नलिस्ट और रिपोर्टर्स को रॉबिन के इस ऐतिहासिक यात्रा के बारे में पता चल चुका था, इसलिए वो उससे मिलने आए थे, तस्वीरें लेने आए थे। मगर रॉबिन किसी से भी मिलना नहीं चाहती थी। वो बहुत दुखी थी। अब की बार दोनों समुद्र के किनारे मिलने वाले थे। रॉबिन ने लगभग अपना सफर पूरा कर लिया था। कुछ दिन वो और रिक एक गांव में रहते हैं और इसके बाद वो अपने इस लंबे सफर को पूरा कर लेती है। समुद्र के किनारे रिक उसका इंतजार कर रहा था। हालांकि बहुत से लोग उसे देखना चाहते थे, मगर रॉबिन को भीड़ भाड़ पसंद नहीं थी, इसलिए उसने एक अलग जगह चुनी थी जो सिर्फ रिक को मालूम थी। वहां पहुंचकर उसे बहुत खुशी हुई। वो पानी में जाती है और एक हैप्पी एंडिंग के साथ इस फिल्म का अंत होता है।